सो विजय भाई, सबसे पहले चीज़ आई लर्नड वेरी हार्ड वे कि वी शुड नेवर डिफाइन अवर सेल्फ कि मैं ऑप्शन सेलर हूँ या मैं ऑप्शन बायर हूँ या मैं फ्यूचर लॉन्ग ही करूँगा, मैं शॉर्ट ही करूँगा. एज ए ट्रेडर योर जॉब इज़ टू ओनली फाइंड बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड अवेलेबल ट्रेड्स. एंड 2007 का जो मार्केट था ना, वो एक्सट्रीमली बुल मार्केट था कि वहाँ मतलब आप कुछ भी बाय करो एंड यू आर मेकिंग मनी, बिकॉज मार्केट ही इतना तेजी में था कि आप कुछ भी लो पैसा बन रहा है. बट एक साल के बाद जब 2008 आया एंड एवरीबडी नो ग्लोबल क्राइसिस स्टार्टेड इन जनवरी, आई लॉस्ट एवरीथिंग. आई रीड टोनी रॉबिन्स बुक उस टाइम, तो उसमें उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छा कहा कि बर्न योर बोट्स. बर्न योर बोट्स का मतलब है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन नहीं होने चाहिए. आई कंबाइन 3 थिंग्स टुगेदर. आई वांट 3 थिंग्स टू कम टुगेदर for a big trades. What I understood that you should know when to bet big and when not to bet big, right? This is a very important question. कि बीबी का बांगड़ बेच के भी लगा दो. कुछ वक्त ऐसा होता है कि जहाँ पे you should be very aggressive and कुछ ऐसा टाइम होता है जहाँ पे you should be stay away or maybe you should be protecting your money whatever you made. Market sentiment दो तरीके से cool down करता है. एक होता है प्राइस से, प्राइस के पहले प्राइस से आपको मारता है बाजार and then उसके बाद टाइम से मारता है, right? I love the hated stocks, you know, where people are hated and market is telling you some different thing. So I learned one थिंक दैट ह्यूमन साइकोलॉजी को अगर कोई डीपली टच कर सकती है ना वो चीज़ या कनेक्ट कर सकती है, दैट इज अ स्टोरीज. सो मार्केट में हमें बहुत सारी स्टोरीज फ्लोट होती है. तो स्टोरीज फ्लोट होने का रीजन एक ही है कि दे वांटेड यू टू बाय दैट स्टोरी, राइट? नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में. और आज के मास्टर्स इन वन एपिसोड में मैंने बुलाया है प्रतीक जी को, प्रतीक पटेल जी को. और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं प्रतीक जी से ना 3 साल पहले मिला था, जब भी मैं और प्रेमल भाई फर्स्ट टाइम मिले थे, अहमदाबाद में ही मिले थे. और वो टाइम पे प्रतीक जी ने मुझे एक बुक गिफ्ट की थी. आपको याद है? आपने मुझे एक बुक गिफ्ट की थी. तो वो बहुत अच्छा एक चीज़ था कि आप किसी को पहली बार मिलने जा रहे हो और आप कुछ उसको गिफ्ट कर रहे हो. तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी और वही दिन से हम लोग भी पर्सनली कनेक्टेड है. तो मैंने सोचा कि जब मैं ये एपिसोड शूट कर रहा हूँ और मैं मास्टर्स इन वन के लिए पॉडकास्ट बना रहा हूँ, तो मुझे प्रतीक जी से भी मिलना चाहिए. बिकॉज जब हमने बात की थी ना, तब मैंने रियलाइज़ किया था कि प्रतीक जी भी कुछ ऐसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो उसमें उनकी मास्टरी है. तो प्रतीक जी, थैंक यू, आप हमारे शो पर आए और बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने हमें टाइम दिया और आज अपने मतलब यहाँ पे हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए आए हो. थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर वॉट एवर आई हैव लर्न ओवर आई थिंक 16-17 years of my trading and investing career. So I will explain that क्या मैं कैसे मार्केट को देखता हूँ, how I spot the opportunities and all things. So तो प्रतीक जी, मैं आपसे ये तो ज़रूर पूछने वाला हूँ कि आप कैसे काम करते हो. वो तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से मतलब मैं इन लोगों को बताऊंगा, आपकी शेयरिंग करेंगे हम लोग. बट उससे पहले मुझे ये जानना है कि आपने अभी बोला कि आप 16-17 साल से मार्केट में हो. तो आपकी मार्केट में शुरुआत कैसे हुई थी? क्या आप मार्केट में शुरू से आए थे या फिर आप कुछ और करते थे और बाद में मार्केट में आए? ओके, सो विजय भाई, लाइक मेरे फादर स्टॉक ब्रोकर थे. तो मैं जब आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में था तो मैं उनके ऑफिस जाता था और देखते रहता था कि कुछ लोग बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं. बट ओवर द पीरियड आई रियलाइज कि कोई पैसा नहीं कमा रहा है, सब लोग पैसा लॉस ही करते थे. अच्छा. तो देन आई रियलाइज कि यार कौन इतना सारा पैसा कमा रहा है. सो दैट वाज अ क्यूरियोसिटी, मतलब छोटा बच्चे को क्यूरियोसिटी होता है ना क्या हो रहा है. देन मेरा 11th 12th हुआ, फिर 12th का वैकेशन हुआ, तो वो बीच में थोड़ा ब्रेक रहता है लंबा 3-4 महीने का. सो आई स्टार्टेड गोइंग टू माई फादर्स ऑफिस कि चलो जाके देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो रियलाइज़ हुआ कि भाई ये कुछ चीज़ है जो समझना है. और पहले से मेरा थोड़ा नेचर है कि लाइक आई कीप आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस. तो मैं वहाँ पे जितने भी ट्रेडर्स थे पुराने, जो 10-10 20-20 साल 25 साल पुराने थे, बट जो उनको पूछता था, नोबडी हैज़ अ क्लैरिटी कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनेगा. एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि आई हैव टू फाइंड कि ये वर्क कैसे करता है स्टॉक मार्केट. देन माई जर्नी स्टार्टेड इन टू स्टॉक मार्केट इन 2006-07. ओके, या. तो मतलब आपका स्टाइल क्या है, ट्रेडिंग स्टाइल? मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ऑप्शन सेलर है, कोई है इक्विटी बाय करता है, कोई ब्रेकआउट ट्रेड करता है, कोई ऑप्शन बाय करके ट्रेड करता है, कोई स्कैल्पिंग करता है. तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है और आपको ये ट्रेडिंग स्टाइल कैसे पता चला कि ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, मुझे ये फॉलो करना चाहिए? ओके, सो विजय भाई, सबसे पहले चीज़ आई लर्नड वेरी हार्ड वे कि वी शुड नेवर डिफाइन अवर सेल्फ कि मैं ऑप्शन सेलर हूँ या मैं ऑप्शन बायर हूँ या मैं फ्यूचर लॉन्ग ही करूँगा, मैं शॉर्ट ही करूँगा. What I learned from my experience and जितने भी लोग, मतलब there are a lot of mentors in my life, उन्होंने मुझे एक चीज़ सीखा है कि as a trader your job is to only find best risk reward available trades.
वो कहाँ पे अवेलेबल है, कौन सी एसेट क्लास में अवेलेबल है, यू शुड बी वेरी ओपन टू द आइडियाज़. सो दैट्स वाई आई स्टार्टेड माई जर्नी. पहले सब करते हुए वैसे चार्ट्स देख लिया, किसी ने टिप्स दे दिया, वैसे जर्नी शुरू हुआ. एंड 2007 का जो मार्केट था ना, वो एक्सट्रीमली बुल मार्केट था कि वहाँ मतलब आप कुछ भी बाय करो एंड यू आर मेकिंग मनी. सो वो पहला ही साल था मेरा स्टॉक मार्केट का. एंड आई फील आई एम सो इंटेलिजेंट. मतलब ये सब लोगों को पता नहीं स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, बिकॉज मार्केट ही इतना तेजी में था कि अब कुछ भी लो पैसा बन रहा है. बट एक साल के बाद जब 2008 आया एंड एवरीबडी नो ग्लोबल क्राइसिस स्टार्टेड इन जनवरी, आई लॉस्ट एवरीथिंग. देन आई रियलाइज कि देर इज समथिंग कॉल्ड साइंस, कि ये मार्केट कुछ वर्क करता है, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कि कुछ पैटर्न्स होनी चाहिए, कि जैसे आप समझ पाओगे कब मार्केट में काम करना है, कब नहीं करना है. सो ये सब चीज़ों की जर्नी शुरू हुआ. तो देन 2008 के बाद मार्केट क्रैश आया, वी लॉस्ट एवरीथिंग, मतलब आई लॉस्ट एवरीथिंग. एंड देन आई थॉट मेरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टार्ट हो गया. I took the admission in computer engineering because 12th complete हुआ and I was started trading. So एक साल हुआ, बट आई रीड टॉनी रॉबिन्स बुक उस टाइम. तो उसमें उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छा कहा कि बर्न योर बोट्स. बर्न योर बोट्स का मतलब है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन नहीं होने चाहिए. सो मैं स्टॉक मार्केट भी कर रहा था एंड मेरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी चल रहा था. तो उनमें एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई है कि आर्मी के एक जनरल होते, वो सामने दूसरी आर्मी के साथ फाइट करने जा रहे हैं, दूसरे अपोजिशंस के साथ. तो उनकी जो कैपेसिटी थी बहुत छोटी थी, बट उनके सामने जो अपोजिशन थी बहुत पावरफुल थे. तो आर्मी के जनरल वहाँ गए और उन्हें बताया कि सब बोट को जला दो, अगर हम वापस जाएंगे तो जीत के ही जाएंगे, वी शुड नॉट हैव ऑप्शन. तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बहुत डीपली इनग्रेंड कर दी कि लाइफ में अगर आपको कुछ करना है तो सब ऑप्शन को उड़ा दो लाइफ में, एंड जस्ट फोकस ऑन वन थिंग. पीछे पड़ जाओ, मतलब हाँ, जस्ट फोकस ऑन वन थिंग. सो देन मेरे सामने दो ऑप्शन थे कि आइदर आई शुड फोकस ऑन कंप्यूटर इंजीनियरिंग फुल टाइम एंड देन आई शुड डू स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग. सो माई फादर लॉस्ट एवरीथिंग इन लाइक 12th. जब 2000 मुझे याद है 6-7 का जो आया फॉल, जो 6 का फॉल, हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स डेबिट में आ गए फादर के, एंड वी लॉस्ट लॉट ऑफ मनी, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग. सो मैं उस टाइम कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था. बीच में मैंने लाइक फॉर अर्निंग आई स्टार्टेड सेलिंग इंश्योरेंस बिकॉज थोड़ा पैसा बन जाए. सो इन द जर्नी इन द फर्स्ट ईयर रियलाइजेशन हुआ कि भाई टॉनी रॉबिन्स का जो बुक पढ़ा है तो कि अब अपने की लाइफ में भी एक ही चॉइस होनी चाहिए. तो फिर चॉइस था कि भाई कंप्यूटर इंजीनियरिंग करे या ये करे. तो आई डिसाइडेड कि भाई दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ माई कॉलिंग ऑफ लाइफ, बिकॉज इसमें मज़ा आ रहा है. फेलियर होते थी तो भी मज़ा आता था कि भाई दूसरे दिन कुछ नया सीखना है. वो मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ऐसा फील नहीं आ रहा था कि दूसरे दिन जाके वो इंटेंसिटी से काम करूँ. So I dropped out my engineering and I focused full into stock market. So then this journey is still now going on. Okay, तो जैसे मतलब बहुत सारे लोग हमारे पास आए थे, जितने भी लोगों का मैंने आज तक इंटरव्यू लिया है, बहुत लोगों ने मतलब ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ होती है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, उनको लॉस हुआ, फिर वो ने ये स्ट्रैटेजी फॉलो किया. तो आपका क्या है, मतलब आपने क्या चीज़ को ट्राई आउट किया और फिर आपने कौन सी चीज़ पे ये किया कि भाई ये स्ट्रैटेजी से मैं या ये तरीके से मैं एक पैसा कमाऊंगा. बिकॉज आपने जैसे बोला वो राइट है कि मार्केट में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये बोलना है कि भाई मैं ऑप्शन बायर ही हूँ. आपको सब चीज़ करनी चाहिए, बट बहुत सारे लोगों का सब चीज़ में इतना टेम्परामेंट जुड़ता नहीं है. तो आपकी कौन सी चीज़ पे ज़्यादा पैसा कमाते हो, या आपका कैपिटल एलोकेशन कैसे है? क्या आप इक्विटी ट्रेड करते हो, क्या आप डेरिवेटिव्स में ज़्यादा करते हो, कैसे करते हो आप? So basically, majorly I focus on equity and derivative in terms of futures, right? Okay. So basically मेरा जो विजय भाई स्टाइल है ना काम करने का, I combine the sentiment, then macro and then technical by the way price, right? I combine three things together. I want three things to come together for a big trades, right? Okay. So I will share you in the screen also that how I combine the three things together. So why I combine three things together? Because कुछ साल पहले अगर इफ़ यू विल आस्क मी 2012, 13, 14 तो मैं भी प्राइस कर रहा था कि ये ब्रेकआउट आया ले लिया, यहाँ पे बेच दिया. बट व्हाट आई अंडरस्टूड दैट यू शुड नो व्हेन टू बैट बिग एंड व्हेन नॉट टू बैट बिग, राइट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आप हर बार 100 शेयर ही लेंगे या हर बार 1 ही लाख का स्टॉक लेंगे तो मुझे नहीं लगता योर लाइफ विल चेंज और योर ट्रेडिंग अकाउंट विल हैव सो मच परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर द रिटर्न्स you deployed and whatever you take out from the market. So आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब
यू नो जैसे राकेश झुंझुनवाला काफ़ी बार एक इंटरव्यू में कहते हैं ना कि बीबी का बांगड़ बेच के भी लगा दो। सो बीबी का बांगड़ बेच के मतलब दैट शुड बी द कन्विक्शन दैट अब ये मार्केट में पैसा लगाने का टाइम है। So people are always invested same across the time cycle, but I think that's not true, because जो इतना मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि कुछ वक्त ऐसा होता है कि जहाँ पे you should be very aggressive, and कुछ ऐसा टाइम होता है जहाँ पे you should be stay away or maybe you should be protecting your money whatever you made, because मैंने अगर मैं 2006-07 जो भी मेरा शाद का जो जर्नी शुरू पैसा बनता था खो देते थे, वापस देते थे मार्केट, देन अगेन तेजी आया बनाया, अगर यू गिव इट बैक। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जर्नी देखा है कि लोग पैसा तो बना लेते हैं, मेरा भी ऐसा ही था, बट जैसे ही मंदी आती है आप अगेन गिव बैक टू द मार्केट, राइट। सो वो साइकिल को स्टॉप करने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कब प्रोटेक्ट करना है अपने कैपिटल को या कब नहीं करना है या कब एग्रेसिव नहीं होना है। सो दैट्स हाउ आई कंबाइंड मैक्रो एंड सेंटीमेंट एंड देन प्राइस। सो मुझे ये पता चलता है कि कब एग्रेसिव होना है कब एग्रेसिव नहीं होना। तो हम लोग सेंटिमेंट को कैसे मेजर कर सकते हैं? सो सेंटिमेंट बहुत सिंपल है, अगर आज के टाइम में अपने पास बहुत टेक्नोलॉजी है। सो गूगल इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पीपल एक्चुअली फीलिंग अबाउट स्टॉक मार्केट और व्हाट दे आर सर्चिंग फॉर, राइट। सो आई विल एक्सप्लेन यू नो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे गूगल में गूगल ट्रेंड्स है, राइट। गूगल ट्रेंड्स पे आप जाके जस्ट मल्टीबैगर स्टॉक, बिकॉज एवरी इन्वेस्टर, ये आपने क्या ओपन किया? गूगल, ये गूगल ट्रेंड्स है। गूगल ट्रेंड्स में जाके आपको टॉपिक या वर्ड्स जो भी आपको सर्च करना है कि व्हाट पीपल आर सर्चिंग फॉर, राइट। सो मल्टीबैगर स्टॉक इज नॉर्मली पीपल सर्च कि जब मार्केट अच्छा लगता है तो सबको मल्टीबैगर स्टॉक चाहिए। सो बेसिकली दैट इज अ वन पॉइंट फॉर मी टू यू नो बिकॉज द सेंटीमेंट दैट हाउ पीपल आर सर्चिंग इन द गूगल, राइट। एंड आप सरप्राइज होगा कि हर बार पैटर्न सेम है। जब बुल मार्केट टॉप आउट होता है, जब बुल मार्केट में पेसिमिज्म होता है, द पैटर्न्स आर सेम अक्रॉस द साइकिल। ऐसा लगता है जब बुल मार्केट ज्यादा टॉप पे होता है तब मल्टीबैगर के सर्च ज्यादा होता है। सो यू सी, अगर विजय भाई अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप ये पॉइंट देखिए, राइट। 2000 आप 21 और 22 आप देखिए, राइट, टॉप आउट हुआ। सेम वे 2018 में जब स्मॉल कैप टॉप आउट हुआ जनवरी 2018 में, राइट। यू सी द सेम वे पीपल वर सर्चिंग फॉर द मैक्सिमम मल्टीबैगर स्टॉक्स। सो डू यू थिंक दिस इज अ टाइम, हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे जब इतना सारा सेंटीमेंट हॉट है तो इट इज अ टाइम टू प्रोटेक्ट योर मनी, इट इज अ टाइम टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, नॉट टू गो एग्रेसिव। अब आप देखो, इसका मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि वो टाइम पे मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स बहुत ज्यादा है। या यू कैन से दैट रिटेल ट्रेडर्स और एवरीबॉडी वाज सर्चिंग फॉर मल्टीबैगर स्टॉक, सो दैट इज नॉट एक्चुअली टाइम टू सर्च फॉर द मल्टीबैगर स्टॉक, राइट। देन मार्केट कूल डाउन द सेंटीमेंट, राइट। मार्केट सेंटीमेंट दो तरीके से कूल डाउन करता है, एक होता है प्राइस से, प्राइस के पहले प्राइस से आपको मारता है बाजार, एंड देन उसके बाद टाइम से मारता है। ये चीज मैं बहुत बार बोलता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट है उनको भी पता होगा कि अगर हम बोलते हैं कि ऑपरेटर है या कोई बड़ा आदमी है, राइट, तो वो आपको दो तरीके से हरा सकता है, राइट, प्राइस और टाइम। क्योंकि कोई इंडिविजुअल ऐसा होता है कि भाव नीचे गिरा तो डर के बेच देता है, कोई इंडिविजुअल ऐसा होता है कि भाव कितना भी गिरा दो मैं नहीं डरूंगा, पर उसका टाइम आप वेस्ट करो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना, फिर वो बेच देता है। तो ये बात सही है। सी क्या हुआ 2018 का 2 साल बेयर मार्केट रहा स्मॉल कैप और एक्रॉस। आप काफी लोग निफ्टी को देखते हैं, बट इफ यू सी द ब्रॉडर मार्केट 2018 से 20 वाज अ बेयर मार्केट। काफी स्टॉक 70-80% टूट गए थे, अगर आप चार्ट्स भी देखेंगे तो आपको पता होगा, राइट। उसके बाद देखो, दिस इज एक्चुअली टाइम फॉर सर्चिंग मल्टीबैगर्स, दिस इज अ टाइम टू एक्चुअली लुक फॉर द नेक्स्ट लीडर्स। कौन सा बॉटम था ईयर? आप देखो ना 1920 के बाद जो कोविड आया, राइट, कोविड के पहले ही आप सेंटीमेंट पहले से ही ड्रो डाउन कर दिया, देन टाइम से लोगों को खत्म किया था, देन उसके बाद सी अगेन। सो वी रेज ऑलमोस्ट टॉप कहाँ बना? नवंबर, जनवरी, अक्टूबर के बाद पीक था। So historically, if you see it repeat again and again. और ये डेटा हमारे पास कहाँ से है? So you can search in the Google Trend. नहीं, ये कौन से साल से दिखा रहा है? ये हमने 2010 से लिया है। ओके। 2008 में भी यही सेम रिपोर्ट, बट दैट टाइम क्वेरी वाज कम, तो मैं ये डेटा को ज्यादा समझता हूँ। हाँ, मतलब वो टाइम पे इतना इंटरनेट अवेलेबल भी नहीं था, राइट। बट आई थिंक जो प्रपोर्शन है, गूगल तो प्रपोर्शन ही दिखाता है, गूगल डॉट शो यूजर कि भाई पहले 100 क्वेरी में से कितनी क्वेरी मल्टीबैगर स्टॉक की होती थी, एग्जांपल, राइट। सो जनरली ट्रेंड तो सेम ही रहेगा हमेशा। तो ये आपने कीवर्ड सर्च किया है? या so basically multi-bagger stock is a most important keyword for me because everybody want multi-bagger.
सो दैट विल गिव यू अ जनरली मोटा मोटा सेंटीमेंट, राइट। अब अगर आप अभी देखेंगे तो क्या है, आप डेटा देखेंगे डीमेट इनएक्टिव हो रहे हैं, सो ये क्या है, दिस इज शोइंग पीपल आर नॉट हैविंग इंटरेस्ट इन मल्टीबैगर स्टॉक। सो एक्चुअली दिस इज अ टाइम टू सर्च फॉर नेक्स्ट लीडरशिप, कौन सी कंपनीज, कौन सी सेक्टर्स, कहाँ पे एक नया तेजी बिल्ड हो रहा है, कहाँ पे नया सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं। सो दिस इज टाइम। सो बट प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन के एक हैबिट है जो सबका होता है, जो हमने भी बहुत गलतियां की है, राइट, कि हमने जो लास्ट ईयर कमाया ना, हम वही कोशिश करते हैं नेक्स्ट ईयर पैसा बनाने की। सेम बट जो लास्ट म्यूचुअल फंड में ऐसा बहुत होता है। सो बेसिकली पीपल देखते हैं कि लास्ट ईयर ये म्यूचुअल फंड ने कितना परसेंट रिटर्न दिया, वैसे। राइट। सो बेसिकली क्या है कि ह्यूमन की टेंडेंसी है कि वी डू एक्सट्रापोलेट सो मेनी थिंग्स। अगर अच्छा हुआ है तो हम उसको भी एक्सट्रापोलेट करते हैं, खराब हुआ तो उसको भी एक्सट्रापोलेट करते हैं। वी डोंट स्टे इन अ मिडल, राइट। सो 2021 में 20-21 में लोगों का बहुत पैसा बना, तो वो जो आदत हो गई थी, तो अब वही स्ट्रेटेजी को रेप्लिकेट कर रहे हैं। सो दिस इज माय बिगेस्ट लर्निंग एज ए ट्रेड इन्वेस्टर, कि आपको एनवायरमेंट भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का एनवायरमेंट कौन सा बेस्ट है। आप हर टाइम ब्रेकआउट प्ले करेंगे तो अल्टीमेटली जब एक्चुअल टाइम आएगा तब आप ब्रेकआउट से कुछ और ही करते हो। मार्केट ही खराब है तो ब्रेकआउट कैन फेल, राइट। सो देयर इज इट सेइंग, क्या समर के कपड़े अलग होते हैं, विंटर के अलग होते हैं, मॉनसून के अलग होते हैं। सो इन स्टॉक मार्केट ऑल्सो इट समर, मॉनसून एंड विंटर, हमेशा सीजन चेंज होती रहती है। बट प्रॉब्लम क्या है, पीपल जैसे काफ़ी लोग RSI यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग MACD यूज़ करते हैं, सब मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, राइट। बट विच इज़ एक्चुअल राइट टाइम टू यूज़ द सच टूल्स। ये टूल को कब यूज़ करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, अगर वही आपको क्लैरिटी नहीं है तो यू विल नॉट एबल टू डू सच, जो उसका एक्चुअल यूज़ है वो आप नहीं कर पाएंगे कभी, राइट। ओके, तो ये आपका एक ये वाला पैरामीटर हो गया जो क्या था, सेंटिमेंट। या सो अगर आप मुझे 2012, 13, 14 में अगर पूछते कि व्हाट्स ड्राइव्स द मार्केट, राइट, मैं आपको भी पूछता विजय भाई, व्हाट्स ड्राइव्स द मार्केट, इतना आइडिया नहीं है क्योंकि वो साल में तो मेरी एंट्री हुई थी। ओके, मतलब आप कभी भी बुल मार्केट कैसे आता है, लोगों के साथ आता है, राइट। सो मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं। या सो बेसिकली द बुल मार्केट आर क्रिएटेड बाय द लिक्विडिटी। हाँ, आपको लिक्विडिटी की समझ होनी चाहिए कि लिक्विडिटी क्या है। आपको ऐसा क्या हो गया 2020 कोविड में, जब सब बिजनेसेस डाउन थे, इकोनॉमीज डाउन थी, एंड यू आर सीइंग द बुल मार्केट अक्रॉस द ग्लोब, राइट। अभी मैं समझ पा रहा हूँ, लिक्विडिटी आ गई थी, राइट। सो आप अगर देखेंगे यूएस ट्रेजरी की जो यूएस गवर्नमेंट की जो बैलेंस शीट है, 150 साल में जितना पैसा उन्होंने प्रिंट किया ना, उतना ही पैसा उन्होंने एक साल में प्रिंट किया। सो दैट वाज द रीजन फॉर द बुल मार्केट्स अक्रॉस द ग्लोब। आप दुनिया की जितनी भी रिजर्व बैंक सबकी बैलेंस शीट देखो, दे ऑल हैव एक्सपांडेड द बैलेंस शीट इन टर्म्स ऑफ उन्होंने मार्केट में पैसे को फ्लोट किया। सो द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ एनी एसेट क्लास इज अ लिक्विडिटी, कि कितना पैसा उसको चेज कर रहा है। अगर आपको वही समझ नहीं है तो मतलब यू डोंट अंडरस्टैंड द रियल फंडामेंटल ऑफ द मार्केट। मार्केट आर ड्रिवन बाय द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है। So the best period are when liquidity is expanding, not contracting. Historically, if you see this, right? So अगर आपको इतना समझ होता कोविड के बाद, जब फेडरल रिजर्व के जो गवर्नर उन्होंने बोला कि अनलिमिटेड QE करेंगे, तो दो स्मार्टेस्ट प्लेयर जो थे मार्केट में, जिनको समझ में आया कि अनलिमिटेड QE मतलब हिस्ट्री में पहली बार किसी ने सुना होगा। कभी बोलते थे कि इतना बिलियन करेंगे, इतना, ये तो अनलिमिटेड QE था, मतलब जितना चाहिए होगा उतना डालेंगे इकोनॉमी को। सो द फोर्स इज बिहाइंड यू, जो मार्केट को ड्राइव करता है वो फोर्स आपके पीछे है। तो आप ब्रेकआउट्स लो, मल्टीबैगर लो, यू विल मेक किलिंग मनी। बट जब वो फोर्स आपके अगेंस्ट चली जाती है, मतलब अभी जितने भी रिजर्व बैंक है ग्लोबली, आप देखोगे दे आर कॉन्ट्रैक्ट, मार्केट से पैसा खींच रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, क्योंकि उनका भी प्रायोरिटी इन्फ्लेशन है, नॉट ग्रोथ। सो जब रिजर्व बैंक का फोकस ग्रोथ होता है ना, तभी यू मेक मोस्ट ऑफ द मनी एज ए इन्वेस्टर। ओके, बट जब उनका फोकस इन्फ्लेशन हो जाता है तो दे आर फोकसिंग ऑन कि कहां से पैसा निकाले, कि मार्केट को ठंडा करे। सो बेसिकली रिजर्व बैंक का भी यही काम है कि जो ठंडा है उसको गर्म करो, गर्म है उसको ठंडा करो। सो दिस साइकिल कीप्स गोइंग अगेन एंड अगेन, राइट। सो तो अभी आपने ये बोला तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बहुत बड़ी रैली मिस कर दी। सो जब कोविड में काफी लोगों ने कॉल किया कि अभी इकोनॉमी खराब है, ये खराब है, मैंने बोला कि ये सब कुछ एवरीबडी नोज इट, व्हाट इज न्यू इन इट। बट आप ये सोचो कि जो दुनिया के मार्केट्स को ड्राइव करती है वो सब रिजर्व बैंक ही है जो दुनिया के मार्केट्स को ड्राइव करती है। फिर वो आपका कमोडिटी हो या इक्विटी हो, बिकॉज दे कंट्रोल द लिक्विडिटी। जिसके हाथ में लिक्विडिटी का कंट्रोल है वही डिसाइड कर सकता है कि उसको कहाँ पे पैसा फ्लोट होने देना है, कहाँ पे नहीं होने देना है, राइट।
सो अगर विजय भाई अगर आप देखेंगे इंडिया में सबसे ज़्यादा बिलियनर इन्वेस्टर, मतलब इंडिया में जो बिलियनर इन्वेस्टर हमने जो देखे वो कौन से पीरियड में इंडिया में आए जहाँ पे क्वांटम ऑफ मनी बहुत बनाया लोगों ने। सो द 2002, 3 to 8 आपको पता है आपकी निफ्टी, लेट मी शो यू द चार्ट्स कि बीबी का जो बांगड़ बेच के जो राकेश झुंझुनवाला ने पैसा लगाया, राइट, व्हाट वाज दैट पीरियड। सो ये 2000 जो आईटी बबल आपको पता है यूएस में जो आया, उसके बाद देखो 2003, राइट। सो 2003 के बाद अगर आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी 6 गुना हो गई, मतलब विद इन 5 years योर निफ्टी 6 टाइम। इंडेक्स ही 6 गुना, इंडेक्स 6 गुना हुआ तो आप स्टॉक्स इतना मल्टीपल हुए होंगे, आप सोचो। और उसके बाद पीपल आर टेलिंग इट अ बुल मार्केट, राइट। व्हाट इज दिस बुल मार्केट इज, राइट। अब देखो आपका इंडेक्स का हाई था 5000, आज कितने साल हो गए, 8 और 23, ऑलमोस्ट 15 साल, आज 14,000 पे आप बैठे हो, मतलब 3 गुना। मतलब वो जो रैली आई थी वो अभी वापस आई नहीं है। अगर आप गोल्ड का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, लेट मी शो यू नो, गोल्ड बीज जो इंस्ट्रूमेंट है, राइट, जिसमें आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो व्हाट इज अ रिटर्न, राइट, है ही नहीं उसका। तो आप देखो रिटर्न क्या है आपका। गोल्ड इज मोटा मोटी सेम परफॉर्मिंग एज अ इक्विटी, राइट। सो इक्विटी इज अ रिस्की एसेट्स, राइट। सो अभी तक वो बुल मार्केट हमने नहीं देखा है जहां पे राकेश झुनझुनवाला, राधाकिशन दामानी एक बिलियनर इन्वेस्टर बने, राइट। सो दुनिया में 2 ही जगह पैसा मूव करता है। देयर इज अ 2 मार्केट्स, राइट, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स जिसको देखते हैं। दैट इज हाउ आई लुक एट मैक्रो। देयर इज अ कोर मार्केट। कोर इज लाइक डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस, यूके एंड ऑल थिंग, राइट, यूरोप। एंड another is a periphery market, that is the emerging markets, right, like India, Brazil and Russia and whatever you say. So दुनिया में पैसा हमेशा ऐसे घूमता रहता है, पेरीफेरी टू कोर एंड कोर टू पेरीफेरी। सो अगर आप देखेंगे कि 2000 का जो आईटी बबल आया, जो 1997, 1996 से जो 2000, तब पूरे दुनिया का पैसा यूएस में गया था। And that asset created, because when money chase, bubbles are created. So bubbles create हुआ 2000, then bubble has been crashed down. उसके बाद 2 साल पूरे दुनिया के मार्केट सब गिरे, बट कोर से पैसा फिर शिफ्ट हुआ इमर्जिंग मार्केट में, राइट। लेट मी शो यू द चार्ट। मतलब वो टाइम पे वहां से यहाँ पे पैसा आया था। हाँ, राइट राइट राइट। क्वांटम ऑफ मनी, जो क्वांटम होता है ना, पैसा तो हमेशा आता है या जाता है, बट जो क्वांटम होता है ना, कि पहले मान लो कि पहले 100 करोड़ लेके आए थे और अचानक से 1000 करोड़ लेके आ गए, एकदम दैट क्रिएट इम्बैलेंस इनटू सप्लाई एंड डिमांड, एंड वही बुल मार्केट क्रिएट करता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, राइट। सो लेट मी शो यू नो दैट थिंग। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने रुपीज टर्म में देखते हैं, बट अगर आप सोचो इंडिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है जो सबसे ज्यादा क्वांटम ऑफ मनी लेके आते हैं इंडिया में, दैट इज FII, राइट, फॉरेन इन्वेस्टर्स, राइट, बिकॉज दे ड्राइव्स अल्टीमेटली वो मार्केट। इंडिया में मेजर प्लेयर्स कौन है, एक है म्यूचुअल फंड्स है, एक FIIs है। सो आपका मार्केट कब ज्यादा तेजी नहीं करता है कि एक प्लेयर सेलर है और एक प्लेयर बायर है, तो मार्केट क्या होता है, स्टक हो जाता है। जब सब बायर हो जाएंगे तो क्या होगा, तो जस्ट इमेजिन, सर्किट ही मारेगा। या सो वही चीज हुआ था 2002 से 2003 से लेके 2008। मतलब आपके फॉरेन इन्वेस्टर भी तेजी में आ गए, आपके लोकल डोमेस्टिक जो भी बड़े इन्वेस्टर्स है वो भी, एंड देन इवेंचुअली लेटर ऑन रिटेल इन्वेस्टर हमेशा लास्ट ही आता है, राइट। सो वो सब बायर बन गए, दैट हैज क्रिएटेड अ ग्रेट बुल मार्केट, राइट। सो लेट मी, मैं आपको चार्ट के साथ ही शो करता हूँ, राइट। सो आप देखेंगे, हम लोग जो देखते हैं ना वो है, तो FII जब इंडिया में पैसा लेके आती है तो उनके पास 2 रिस्क है, एक है इक्विटी का रिस्क और एक है करेंसी का रिस्क, राइट, बिकॉज दे कम विद द डॉलर, बट अगर उनको इंडिया में बाय करना है तो उनको रिजर्व बैंक से रुपीज लेके देन दे कैन इन्वेस्ट इनटू द इंडियन स्टॉक मार्केट। तो हमें उनके रिटर्न चेक करना है तो कैसे करेंगे, तो हमें निफ्टी को USD INA के साथ मैच करना पड़ेगा, तो हमें एक्चुअल रिटर्न पता चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न दे हैव मेड, राइट। सो आप देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे कि FII के लिए इंडिया में कोई बुल मार्केट नहीं है। अच्छा, दिस इज अ बुल मार्केट फॉर इंडियन इन्वेस्टर ओनली। सो अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, राइट विजय भाई, कि आपका घर मतलब मुंबई और अहमदाबाद, अब आपके पास 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए और यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट, अब आपको मुंबई में लगता है कि 10 करोड़ का 20 करोड़ होगा, और आपको अहमदाबाद में बोलूंगा कि यहाँ पे 10 करोड़ का 15 करोड़ होगा या 18 करोड़ होगा, 20 करोड़, वेर यू विल चूज टू इन्वेस्ट? मुंबई, बिकॉज दैट इज अ होम मार्केट, राइट। आप अहमदाबाद आओगे तो आपको अहमदाबाद के डायनामिक्स समझना पड़ेगा, मैनी फैक्टर्स, राइट, जो मे बी आपको पता ही नहीं है, बट मुंबई को आप अच्छी तरह जानते हो, इतने टाइम से हो, राइट। तो FII के लिए होम मार्केट क्या है, दैट इज अ US मार्केट। अगर उनको US में अच्छा पैसा दिख रहा है, अगर अच्छा रिटर्न दिख रहा है, तो व्हाई दे विल कम टू इंडिया?
So that is what I see as a like what is a money flows, right? Money flows create a bull market और bear market, right? तो आप देखेंगे 2008 में अगर आप देखेंगे विजय भाई, तो यहाँ पे आप देखो, मैं हाईलाइट करता हूँ, राइट? ये डॉलर टर्म में रिटर्न है FI निफ्टी 500 का, जिसको हमने डिवाइड किया है USD INR से। तो बेसिकली यू गेट एक्चुअल कि उनको जो पैसा लेके आए तो कितना रिटर्न मिला। ये रहा आपका 2003, राइट? जहाँ से नया बुल मार्केट शुरू हुआ। व्हाट रिटर्न दे हैव गॉट? 700% ऑफ देयर मनी, राइट? अब वहां से आपका 2008 में जो टॉप आउट हुआ, राइट, जो बुल मार्केट जहाँ से क्राइसिस आया, उसके बाद आप देखो कितना रिटर्न है अभी 2008 से लेकर अभी तक। कितना टाइम हो गया ये तो 2008 ऑलमोस्ट आप देखो कितना रिटर्न है, 28% रिटर्न है। अब सेम टाइम में उन्होंने अगर उनके होम मार्केट में देखो क्या हुआ, जो पेरीफेरी में 2002 से 2008 की रैली थी इमर्जिंग मार्केट की, जहाँ पे पूरा दुनिया का पैसा इमर्जिंग मार्केट में आया था, एंड वही पैसा फिर वापस गया होम मार्केट में। आप देखो नास्डैक क्या कर रहा था, मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ, राइट? ये आपका 2000 का जो आया एंड देन क्रैश्ड अगेन। बबल ऑलवेज कीप रिपीटिंग, एसेट्स खाली बदल जाती है बट बबल्स क्रिएट होते ही जाते हैं। सो ये 2000 से लेके आप देखो 2008, राइट? देन उसके बाद देखो ये 2008 का है, ये नास्डैक का, ये तो डॉलर टर्म में ही है, तो अपने को इसको करेंसी डॉलर ही है इसकी। अगर आप यहाँ पे मैं लॉग चार्ट कर देता हूँ, राइट? अब वहाँ से रिटर्न देखो, दिस इज देयर होम मार्केट, राइट? कितना गुना हुआ उनका पैसा 2008 से टॉप से? 500%, और यहाँ पे उनको 27% है। What is the reason for them to be in India or Brazil or whatever emerging market? I hope you understand that how money flows, right? We are Indian investors, so we are always a bias. But आपको थोड़ा ऊपर उठ के देखना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। So that's how I build my positions and all things. So I will show you that कि 2003 में ऐसा क्या हो गया कि निफ्टी 5-6 गुना हो गया। What is the difference? What change क्या था जो मैं आपको दिखाता हूँ, लिक्विडिटी। So just आप सिंपल देखिए जाके FII ईयरली डेटा ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, राइट? हम जाते हैं, CDSL की वेबसाइट है, हम जाते हैं यहाँ पे 2002 में, राइट? अब 2002 में आप देखिए विजय भाई, यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट है उनका? 3619, राइट? 3629 करोड़। ये तो आजकल डे के डेटा आ जाते हैं। हाँ, तो ये ईयरली मतलब कंबाइन है, इसमें भी डेली डेटा मिलता ही है, राइट? अगर आप 2003 देखो, ऐसा क्या हो गया बॉस? 30,000 करोड़, मतलब जो प्रीवियस ईयर था उनसे 10x पैसा डाल दिया इन अ 1 ईयर। दिस इज कॉल्ड सुनामी, राइट, ऑफ मनी। अभी का क्या सिचुएशन है? सो अभी आप देखेंगे मोटा मोटी विजय भाई, आप देखें डेटा कभी ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, राइट? कि जैसे 1,70,000 करोड़ 2020 में डाला, 2021 में आप देखेंगे तो 25,000 करोड़ डाला, फिर 2022 में उन्होंने काफ़ी पैसा निकाला, जो हम देख रहे 1,21,000 करोड़, मतलब वो जितना लेके आए थे उतना ऑलमोस्ट वापस निकाल दिया, धीरे धीरे निकाल भी रहे, राइट? सो काफ़ी बार बोलते हैं कि इंडियन इन्वेस्टर्स आर सो पावरफुल एंड ऑल थिंग ऐसा भी, बट मुझे लगता है ये गेम के रूल कभी चेंज नहीं होंगे। हाँ, सीरियसली। जब तक उनको तेजी लगेगा तो दे आर द स्मार्टेस्ट प्लेयर, राइट? वी शुड एज्यूम दैट दे आर द स्मार्टेस्ट प्लेयर। अगर उनको अपॉर्चुनिटी लगेगा तो वो किसी भी तरह से मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे एंड दे विल क्रिएट अनदर बुल मार्केट। तो अभी आपको सेंटीमेंट वाइज, मतलब आपका जो पॉइंट नंबर 1 है उस वाइज अभी आपको क्या लग रहा है? सो अभी जैसे मैंने आपको बताया विजय भाई, ये अगर आप देखेंगे तो ये आप देखो सेंटीमेंट वाइज काफी करेक्शन हुआ है, राइट? पीपल जो एकदम हॉट थे वो बहुत ठंडे हो गए, मतलब रिटेल ट्रेडर्स का सेंटीमेंट अभी खराब है, राइट? वो डेटा ही बोल रहा है, राइट? एंड हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि उनका सेंटीमेंट खराब होना मतलब अच्छा होना है, बट क्या है, काफी बार अभी थोड़ा टाइम भी ले सकता है बाजार, राइट? काफी लोगों को टाइम से परेशान कर सकता है, मतलब हम लोग 1-2 साल का कंसोलिडेशन देख सकते हैं, और मे बी आपको म्यूचुअल फंड में रिडेम्पशन भी दिखेगा, बिकॉज FIIs को अगर लेना है तो वो विल बी द सेलर्स। सो वो एक ऐसा एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं कि आप बेचने के लिए मजबूर हो जाओ, या आपको सेंटिमेंटली यार बेच दो, अभी कुछ मजा नहीं लग रहा है, कोई गेम प्राइस। तो हिस्टोरिकली हमेशा ऐसा ही होता है कि जब FIIs बायर होती है ना तो आपके म्यूचुअल फंड सेलर होता है, बिकॉज वो विल प्रोवाइड देम द क्वांटिटी, राइट? So this is, I think this will keep happening again and again. ये कोई चेंज होने वाली चीज नहीं है, right? बराबर बोल रहे हो आप, ये हर 10 साल में ऐसे रिपीट होते रहेगा। अगर आप अक्टूबर में देखेंगे विजय भाई जाके, अभी अक्टूबर 21 में ऐसा क्या चेंज हुआ कि वो सिग्नल दे रहा था कि भाई एक आपका सेंटीमेंट बहुत हॉट था, एंड देन व्हाट अबाउट द चीज। तो मैं एक USD INR को हमेशा ट्रैक करता हूँ, बिकॉज दैट विल शो यू
कि मनी इज कमिंग इनटू इंडिया और मनी इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया, बिकॉज यूएसडी आईएनआर की जब डिमांड कम होगी तो क्या होगा, वो वीक होगा डॉलर के कंपेयर में, और जब ज्यादा डिमांड होगी तो दैट विल आउट परफॉर्म द डॉलर। डॉलर का आउट परफॉर्मेंस मतलब इंडिया में पैसा आ रहा है बाहर से, करेक्ट, राइट। तो अब देखेंगे पूरा बुल मार्केट, अगर आप देखें यहाँ पे, मैं आई कैन हाईलाइट या, सो आप देखेंगे जो आपका रैली आया तब आपका आईएनआर क्या कर रहा था, आईएनआर वाज स्ट्रांग, राइट। मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, आई विल ब्लू इट, राइट। आप देखेंगे अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा है, आपका करेंसी स्टेबल हो गया, राइट। दिस पीरियड इफ यू सी, मतलब पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है। और उसके बाद आप देखो यहाँ पे अक्टूबर 21 के बाद ब्रेकआउट है आपका करेंसी में, और यहाँ पे ऊपर देखो, तब से वो ऊपर ही नहीं जा रहा। सो बेसिकली मनी क्या कर रही है, मनी इंडिया से बाहर जा रही है, आप देख लीजिए। एंड आप देखो काफी सारे, आप स्मॉल कैप देखेंगे तो 30% डाउन है, 50 काफी स्टॉक 50% ज्यादा डाउन है। दिस इज द रीजन, राइट। व्हाट यू वांट योर करेंसी बी स्ट्रांग। लेट मी शो यू द डेटा कि क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, मतलब बीबी का बांगड़ बेचने के लिए और पैसा लगाने के लिए स्टॉक मार्केट में। मतलब आई एम वेटिंग फॉर सच पीरियड। अगर लाइफ में जब आया तो इंडिया में बहुत सारे मिलियनर इन्वेस्टर नए पैदा होंगे जो हमने कभी सुने भी नहीं होते, राइट। अगर 2000 से पहले अगर किसी को आप पूछो कि राकेश झुनझुनवाला और राधा किशन दामानी, दे आर नॉट सच बिग इन्वेस्टर्स, बट वो 2000 आप देख लीजिए विजय भाई, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो बेसिकली व्हाट यू वांट जब आपका इंडिया में ब्रेकआउट हो, जब तो आपकी करेंसी भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। वो ब्रेकआउट कौन करवा रहा है उसको आपको समझ में आना चाहिए। ओके जब आपकी करेंसी स्ट्रांग है और आपका ब्रेकआउट आ रहा है, मतलब द बिगेस्ट इन्वेस्टर अक्रॉस द वर्ल्ड आर चेजिंग इंडियन मार्केट, राइट। लेट मी शो यू दैट डेटा। 2002 में क्या हुआ था, जो हिस्टोरिकल इंडिया में का सबसे बेस्ट बुल मार्केट है अभी तक, मैं आपको मंथली चार्ट करके दिखा देता हूँ। ये रहा अपना इंडियन मार्केट, राइट। डेटा जो इंडिया का अवेलेबल है 1990 से जो अभी हम देख रहे हैं निफ्टी 50। आप देखिए क्या हुआ, ये रहा आपका 2003 और ये रहा आपका निफ्टी। आपकी करेंसी क्या हो रही है, देखिए करेंसी इज स्ट्रॉन्ग। जो आपका यूएसडी आईएनआर 48 था वो नीचे में हो गया 38। मतलब एफआईआईज ने 2 जगह पैसा बनाया, उनको करेंसी में भी पैसा बना और उनको, मतलब उन्होंने वहाँ पे वो जो करेंसी लेके आए थे, हाँ, वो 48 रुपीज पे आए थे, इंडियन रुपीज में उनको पैसा मिल गया 48। और जब उनका 2 बुल मार्केट चला तो 38 रुपीज हो गया। तो उन्होंने करेंसी में भी पैसा बनाया और इक्विटी में भी बनाया। तो मतलब दे हैव मेड मनी 2 वेज, राइट। तो दिस इज आप बुल मार्केट देखो, जब आपका ब्रेकआउट आया तो आपकी करेंसी क्या थी, करेंसी वाज मेकिंग न्यू लो अगेन एंड अगेन। मतलब आपका रुपया स्ट्रांग हो रहा था डॉलर के कंपेयर में अगेन, उसका मतलब है इंडिया में पैसा आ रहा था बाहर से, राइट। एंड सी द बुल मार्केट। अब यही चीज अगर आप अभी देखेंगे तो क्या है, यू नो, अभी तो करेंसी अपनी आपका ब्रेकआउट आया जो लास्ट टाइम, और जो 1 साल पैसा बना तो क्या था, करेंसी वो स्ट्रांग डॉलर के। अभी क्या है, करेंसी आपकी वीक है, आपका रुपया वीक है डॉलर के कंपेयर में। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये जो आपने नीचे लगाया है करेंसी का, वो लाइन चार्ट है, क्या है? सिंपल लाइन चार्ट है। अगर आप यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको, आपको खाली क्या करना है, ये प्लस बटन दबाना है ट्रेडिंग व्यू में, आपको यहाँ पे यूएसडी आईएनआर लिखना है और यहाँ पे आप न्यू पेन कर दोगे तो आ जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, मतलब वो सिर्फ लाइन चार्ट आ जाएगा। ओके, तो जो टाइम फ्रेम हम ऊपर बेसिकली आपको ब्रॉड ट्रेंड देखना है कि व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द करेंसी। तो अभी मतलब अगर करेंसी में अपने टॉप बनने शुरू हो गए और वहां से वो रिवर्स हुआ, तो एक हमारे मार्केट में धीरे धीरे अभी एक्यूमुलेशन होना शुरू होगा। आप देखो ना विजय भाई, ये आपकी करेंसी स्ट्रांग थी 2000 अप्रैल में जो टॉप बनाया, उसके बाद देखो कंसिस्टेंटली अक्टूबर तक, एंड उसके बाद ब्रेकआउट आया। तो उसके बाद आपके मार्केट्स में देख लो, लाइक यू आर नॉट, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल अगर ब्रेकआउट चेस करे तो पैसा नहीं बन रहा है, फेलियर और ब्रेकआउट हो रहा है। सो ये ऑल थिंग्स हो रही है बिकॉज मनी इज गोइंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। फ्रॉम द एफआईआई के डेटा भी हम देखते हैं। सो अगर आपको समझना है कि बाहर से इंडिया में पैसा आ रहा है और आपको तेजी देख रही है, तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू गो वेरी एग्रेसिव। तो अगेन ये हमारा सेंटिमेंट हो गया, या मतलब ये बेसिकली मैक्रो है, मैक्रो। यू आर लुकिंग एट व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द करेंसी। अभी वो टाइम नहीं है जब हम घर बेच के पैसा लगाए, नो नॉट एट ऑल। उसका रीजन आपके सामने ही ये डेटा है कि हिस्टोरिकली आपने देखा है कि जब तक आपकी करेंसी स्ट्रांग नहीं होती है तब तक जो भी चीजें तेजी में आती है वो फिजल आउट हो जाती है ऑटोमेटिक, बिकॉज सेलिंग कहीं ना कहीं से आ जाता है। ओके, तो अभी आपने मुझे 2 आपके पॉइंट समझा दिए कि आप सेंटिमेंट कैसे देखते हो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे चेक करते हो। अभी अगर समझो, अभी मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे लेते हैं कि अभी अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे होते हैं और सेंटिमेंट अभी ऑलमोस्ट ठीक ही है, तो आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे करोगे? फिर सो लेट मी गिव यू दैट एग्जांपल आल्सो। बेसिकली जैसे हमारी एक इवोल्यूशन है कि हम पैदा होते हैं, देन वी आर स्मॉल किड,
then we become adult, then we become middle age, and then we become senior citizen. So stocks का भी यही cycle है अगर आप देखेंगे कि stock का पैदा मतलब IPO आप समझ लो काफ़ी बार 10 साल तक स्टॉक ने कुछ नहीं किया, तो मैं उसको समझता हूँ जब वो नया ट्रेंड चल रहा है तो उसका एक जन्म हुआ है नया, he infant से वो kid बनता है, and then he becomes. So I look for the stocks those who were into the infant stage and then they are trying to become kids to adult, right? So I like to, because आप सोचो अगर आप मान लो बीमार पड़ते हो, जब आप एडल्ट हो और बीमार पड़ते हो, और आप जब सीनियर सिटीजन बीमार, तो कब आपको बहुत तकलीफ हो सकती है, मतलब रिस्क बहुत ज्यादा कम है। सीनियर सिटीजन में प्रॉब्लम होगी, रिकवर में भी प्रॉब्लम होगी। राइट। सो बेसिकली इट इज अगेन द सेम थिंग। जब आप वो स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो बहुत कम लोग आपके साथ एग्री करते हैं, या बहुत कम लोग वो स्टॉक को ट्रैक करते हैं, या बहुत कम लोग उसकी बातें करते हैं, एंड लेटर ऑन एवरीबॉडी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, एवरीबॉडी वांट टू बी इन दैट स्टॉक, राइट? सो आई वांट माय स्टॉक, इनिशियली मोस्ट ऑफ द पीपल डिसएग्री विथ मी। तो जब सेंटीमेंट बहुत खराब होता है, उसके बाद जब तेजी नहीं शुरू होती है ना, तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल तो डिसएग्री होते हैं कि स्टॉक भूल जाओ, स्टॉक मार्केट के लिए भी रेडी नहीं होते, भाई स्टॉक मार्केट करना ही नहीं है। तो स्टॉक तो उसके बाद आता है कि एक बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो देन यू टॉक अबाउट स्टॉक्स, राइट? सो आप कोविड की बात करता हूँ। सो कोविड में द 2 इन्वेस्टमेंट दैट आई मेड अ मोस्ट ऑफ द मनी, सो सेम प्रिंसिपल्स आर देयर कि स्टॉक was dead almost for many years. Nobody wanted to touch that stock. बहुत लोगों ने पैसा लॉस किया है। So उसके एक ही एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, तनला, जो अभी ऑलमोस्ट बहुत लोग डिस्कस करते हैं। सो लेट मी शो तो आपको पता चलेगा कि ये आप अभी ये चार्ट तो आपको दिखेगा भी नहीं अगर आप लॉग नहीं करोगे तो, लॉग करना पड़ेगा। राइट। सो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ जब ये पीरियड था, राइट? हम यहाँ पे पीछे देख लेते हैं थोड़ा। सो अब देखो, ये स्टॉक 2008 के बुल मार्केट में उसका IPO आया था 2007 में, उसके बाद स्टॉक वेंट इनटू 1 रुपीस फ्रॉम 400। सो ये स्टॉक 2018 के बुल मार्केट जब आया था, 2016 से 18, आपको विजय पे पता होगा, जब स्मॉल कैप बहुत चले थे। उसके बाद भी स्टॉक देखो आप क्या है, जैसे आप भी काफ़ी, आपका भी ऐसे ही कुछ ब्रेकआउट, मैंने काफ़ी वीडियोस देखे थे, यू ऑल्सो लुक फॉर सच ब्रेकआउट। सो ये स्टॉक ऑलमोस्ट डेड था फॉर मैनी ईयर्स। आप देखो कंसोलिडेशन कितना लंबा है, करेक्ट, राइट? सो आई लुक फॉर सच काइंड ऑफ स्टॉक्स। जब मार्केट मेरे को अच्छा लगता है, जब मैंने बताया कि सब कुछ मेरे फेवर में आता है, सेंटीमेंट, तो आप ऐसे स्टॉक ढूंढते हो। तो ऐसे स्टॉक का एक लिस्ट हमेशा तैयार करके रखता हूँ कि भाई उसको ट्रैक करते रहना है, कि जब वो एक नया ही जर्नी शुरू करते हैं काफी सालों के बाद, राइट? कि वो एक नया, बोलते हैं ना कि पुनर्जन्म, राइट? हाँ। सो इनका जन्म हो चुका था, बट दे वेंट इनटू द लॉट ऑफ कंसोलिडेशन। सो ये कंसोलिडेशन ये दिखा रहा है कि कंपनी में भी बहुत सारी चेंजेस हुए होंगे उसके बाद, अगर कोई कंपनी बाहर आ रही है तो, राइट? सो उसके बाद अगेन सेम, you want your sentiment, then you want कि पूरा flows, macros, and then you. So मैं ये 3 को combine करके I invest in. Okay. तो ऐसे साल में अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो आपकी कितने अपॉर्चुनिटीज या कितने आप बच्चे ढूंढ लेते हो ऐसे? So विजय भाई, जब मार्केट अच्छा होता है ना तो बहुत अपॉर्चुनिटीज होती है। अगर आप अभी मुझे पूछेंगे तो बहुत कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट आइडल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, ट्रेडिंग तो शॉर्ट टर्म करते ही रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज रहती है, बट जो बड़ा पैसा होता है ना, जो आपकी लाइफ चेंज करते हैं, जो आपका एड्रेस चेंज करते हैं, या सो वो पीरियड जो मैंने आपको बताया वैसे पीरियड्स होते हैं। उस टाइम फिर आपका पूरा फोकस यहाँ पे ही होना चाहिए, पूरा फोकस आपकी जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने जनरेट हो रही है। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, जब आपने पैसा बनाया 2018 में, मैं बताता हूँ कि 2018 में पैसा बनाया, फिर 2 साल बेयर मार्केट में आपने खो दिया। सो वन ऑफ द स्मॉल कैप इन्वेस्टर, आज ट्विटर पे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, राइट? आई डोंट वांट टू नेम द पर्सन, बट ही कॉल्ड मी इन कोविड, बोला यार अभी स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग छोड़ देना है। मैंने बोला क्या हो गया भाई? बोला यार 2 साल से पैसा ही नहीं बन रहा है और अभी कुछ मज़ा नहीं है, अभी मुझे ट्रेडिंग सीखना है। सो दैट इज अगेन अ सेंटिमेंट फॉर मी कि जिसने पूरी लाइफ अपनी स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में दिया है, वो स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। मतलब ही इज द लास्ट पर्सन टू लिव एंड एग्जिट, वही वीक बॉटम था स्मॉल कैप का। सो द पॉइंट इज यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व हाउ थिंग्स हैपन्स। मैंने बोला कि भाई तुम्हारा टाइम अभी आ रहा है और तुम छोड़ने की बात कर रहे हो। बोला यार बहुत कंटाल गया हूँ। सो जो बंदा एवरी क्वार्टरली रिजल्ट्स देखता है, हर कंपनी को डीप में समझता है, वो छोड़ने के लिए तैयार हो गया था, सो दैट इज काइंड ऑफ सेंटीमेंट हैपेंस कि आपको पता है तो भी आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। सो दैट इज हाउ द थिंग्स वर्क, राइट? तो अगर आप ये एंट्री का तो आपने मुझे बताया, बट हाउ डू देन यू एग्जिट? मतलब आप ये अगर ये केस में देखोगे तो तानला का हाई तो मेरे ख्याल से
कितना था, 1000 के ऊपर था? ऑलमोस्ट 2000 के आसपास। 2000 के आसपास। और अभी क्या प्राइस चल रहा है इसका? अभी वापस आई थिंक 600 के आसपास आ तो गया है। क्या आप वो स्टॉक में से एग्जिट कैसे करते हो फिर? सो मेरा एग्जिट करने का बहुत सिंपल है, अगेन सेंटिमेंट। सो ये बात है ऑलमोस्ट, आप यहाँ पकड़ लो, एक दिसंबर अक्टूबर के आसपास की बात है, जब सेंटिमेंट खराब हुआ। उसके बाद तनला के जो प्रमोटर है उदय रेड्डी जी, उन्होंने अपने आप को ट्विटर पे प्रमोट करना शुरू कर दिया। हाँ, मैंने देखा था बीच में तानला के कंपनी अकाउंट्स बहुत प्रमोट ट्वीट में आ रहे थे। या सो दैट इज अ रेड सिग्नल फॉर मी, यू नो, व्हाई यू वांट टू डू मार्केटिंग, राइट। देन उसके कॉन कॉल, जब मैं 2018 के कॉन कॉल देखे, 19 के 20 के, जब वो इंटरेक्शंस करते इन्वेस्टर के, तो पहले ऑपरेटर्स को बोलना पड़ता था कि भाई एनीबडी हैज अ क्वेश्चन, ही स्पीक्स 2-3 टाइम। मतलब वो क्वेश्चन लेना चाहते थे। हाँ, बट उस टाइम कोई इंटरेस्टेड नहीं था। और ये अब जो 21 के जो लास्ट कॉन कॉल हुए, उसमें उनको बोलना पड़ता कि सॉरी वी कैन नॉट टेक एवरीबॉडीज क्वेश्चन। सो दैट वाज द सेंटीमेंट, यू नो, नोबडी वाज इंटरेस्टेड एंड एवरीबॉडी गॉट इंटरेस्टेड, राइट। मतलब आपका ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छा है। मतलब सो बेसिकली मुझे को ये नहीं जानना है कि कौन क्या डिस्कस कर रहा है, मुझे ये जानना है कि कितने लोग उसको चेज कर रहे हैं। एंड वो आपको प्राइस पे भी दिख रहा था कि वर्टिकल मूव, एंड पीपल टीवी पे भी डिस्कस हो रहा है। मतलब आप टीवी पे भी देखो, बहुत सारे इंटरव्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर बात कर। सो बेसिकली फॉर मी दैट बिकम अ सीनियर सिटीजन। अगेन आपका वो सीनियर सिटीजन सेंटिमेंट वाले पार्ट में ये टॉप पे आ गया। या सो सीनियर सिटीजन बन गया मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज एवरीबॉडी वांटेड टू, यू नो, टेक अ पाई ऑफ इट। सो मैं ये मुझे ये नहीं पता था कि ये 1700 वाला 600 हो जाएगा। मेरा रिस्क रिवॉर्ड वहाँ खत्म हो रहा है। आई वांट टू लुक फॉर नेक्स्ट, जहाँ पे नोबडी इज इंटरेस्टेड एंड मैनी ईयर्स। सो सेम वे यही टाइम के बाद मैंने कर्नेक्स किया था इन्वेस्टमेंट, राइट, तो रेलवे कंपनी। तो सेम वे कौन सा? कर्नेक्स माइक्रो, या सो वही बहुत छोटी कंपनी थी, बहुत सालों कुछ नहीं हुआ था। एंड अगर आप देखेंगे तो सेम, मैंने नहीं सुना ये नाम। आई कैन शो यू ना। तो बहुत छोटी कंपनी है, अगेन मैनी इयर्स डेड पीरियड, राइट। ये मंथली चार्ट है? वीकली चार्ट है। ओके। तो आप देखो, ये भी कंपनी कुछ नहीं हुआ, देन कंपनी सडनली केम आउट ऑफ, यू नो, आई स्टिल होल्ड दिस कंपनी, राइट। बट द पॉइंट इज बिकॉज अभी तक इसके कोई कॉन कॉल नहीं हुए है, अभी तक कोई इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं है। ये प्राइवेट है या पब्लिक है? ये पब्लिक कंपनी है। ओके। सो बेसिकली ये कवच करके एक इंडिया में, जो अगर आपने वैष्णव ने अभी रिसेंटली देखा हो, तो उन्होंने एक रेलवे का जो सिस्टम ट्रैक किया कि जो दो रेलवे कभी सामने आके एक्सीडेंट ना हो, तो उसके लिए कवच सिस्टम बनाया। तो दिस कंपनीज आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 12 ईयर्स, और वो प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए। तो इंडिया में 3 ही प्लेयर हैं, जो 3 प्लेयर ने मिलके ये, मतलब जो भी एक प्रोडक्ट डेवलप किया है। सो ये कंपनी अभी ना कोई फंड मैनेजर इंटरेस्टेड है, आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। मैंने पहली बार नाम सुना। ये सिर्फ बीएससी में? या एनएससी में भी है ये। ओके। बट वेरी स्मॉल कंपनी, राइट। सो अब आप बोलोगे कि ये टॉप बन गया, मुझे लगता है कि हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न सेम रहता है, राइट। सो अभी कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये स्टॉक को गिरा के भी क्या करेंगे, या इसको खत्म कैसे करेंगे? इसमें कोई डाला ही नहीं है किसी ने पैसा। या सो अब ये पूरा स्टोरी बनेगा आगे जाके, रिजल्ट्स आएंगे, एवरीबॉडी। सो दिस इज माय बिगेस्ट लर्निंग विजय भाई, कि पहले जब मैं इन्वेस्टिंग बोला, रिजल्ट्स देखो, अर्निंग्स देखो, देन आई स्टडीड ऑलमोस्ट, आप समझ लो 23 ईयर्स। मतलब अभी तक मैं एवरी मंथ आई डू रिपीट अगेन एंड अगेन। जितने भी बेस्ट परफॉर्मर होते हैं मंथली, ईयरली, उसको मैं चेक करता हूँ कि हाउ दे स्टार्ट देयर मूव्स, क्या चीज़ें होती है उनके अंदर, चेंजेस होता है तब। तो मैंने कभी, एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि अर्निंग को देखना बहुत ज़रूरी है। अर्निंग जरूरी है, बट एंटिसिपेशन ऑफ अर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि देयर इज समबडी अ स्मार्ट गाय, उसने एंटिसिपेट कर लिया है कि इसका रिजल्ट या इसकी कंपनी का रिजल्ट ऐसा आ सकता है। वो तो 100% है। तो जो बड़े मूव्स होते हैं ना, वो एंटिसिपेशन ऑफ अर्निंग में आते हैं, नॉट एक्चुअल अर्निंग। एक्चुअल अर्निंग के बाद आपने ऑलमोस्ट मेजर मूव मिस कर दिया होता है। मेरे को आज भी याद है कि कोविड के टाइम पे इंडिया सीमेंट में एक बहुत बड़ा ब्लॉक डील हुआ था। राइट 90 रुपीस या 80 रुपीस पे हुआ था, शायद उससे भी नीचे हुआ था। दमानी जी ने मेरे ख्याल से लिया था वो। तभी वो स्टॉक के बारे में कोई नहीं जानता था, और आज उसका भाव मेरे ख्याल से 300 जाके आया है वो। तो ये बात आप 100% राइट बोल रहे हो कि स्मार्ट लोगों को बहुत पहले पता चलता है, और वो टाइम पे ना वो उसका चार्ट अच्छा होता है, वो टाइम पे ना वो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, कुछ भी नहीं अच्छा होता है। तो वो तो एक अलग ही टाइप का इन्वेस्टमेंट है। और प्रतीक भाई, मैं आपको एक बात बोलूँ, अभी मैं प्रतीक जी को जानता हूँ, मेरे ख्याल से 3 साल हो गए, 3 साल से जानता हूँ।
मैंने कभी ये आपका रूप नहीं देखा था प्रतीक जी। मैं बहुत इम्प्रेस हूँ ये देख के। मैं आपके लिए ऐसा सोचा था कि आप एक ट्रेडर हो। हम एक लास्ट टाइम मिले थे तब आप उनसे आल्गो का डिस्कशन कर रहे थे। तो आज मेरे लिए ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि प्रतीक जी कुछ आल्गो के बारे में सिखाएंगे। और इवन मैंने मेरे भाई को भी बोला था, ये पीछे चेतन बैठा है, हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप कुछ आल्गो की स्ट्रेटेजी बताओगे कि आल्गो कैसे बनाते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस कि आप भी ये चीज कर रहे हो। बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव इन लेस इज मोर। पर मेरा तरीका अलग है। आपका तरीका तो मेरे से भी ज्यादा लेस है। मुझे ऐसा लगता है कि आप 2 साल में 1-2 स्टॉक लेते होगे। तो प्रतीक जी, आपको मार्केट में टेम्पटेशन नहीं होता है? मतलब टेम्पटेशन इन द सेंस अदानी इतना चल गया। So I think I made very good money in Adani also, like in derivatives, right? I love the hated stocks, you know, where people are hated and market is telling you some different thing, right? And later on everybody agree with you because market का force इतना powerful है कि जो चीज़ आपको नहीं करना है ना वो करवाएगा आपको। So काफ़ी लोग बोलते हैं मेरे को small cap investing नहीं करना है, large cap. Eventually वो सब small cap करने लगते हैं. That is actually time to exit, right? So अदानी का अगर आप देखेंगे तो अदानी ग्रुप ऑल्सो काफ़ी साल कुछ नहीं हुआ था। आप अगर अदानी के चार्ट देखें, अदानी एंटरप्राइज भी 10-10 साल तक अगर आप चार्ट देखेंगे तो कंसोलिडेशन में था, कुछ भी नहीं था उसमें, राइट? सडनली कुछ होता है चेंज और एडवांस में, फिर उसके बाद तो स्टोरीज और एवरीथिंग, राइट? सो आई लर्न वन थिंग दैट ह्यूमन साइकोलॉजी को अगर कोई डीपली टच कर सकती है ना वो चीज़ या कनेक्ट कर सकती है, दैट इज अ स्टोरीज। सो मार्केट में हमें बहुत सारी स्टोरीज फ्लोट होती है। तो स्टोरीज फ्लोट होने का रीज़न एक ही है कि दे वॉन्टेड यू टू बाय दैट स्टोरी, राइट? सो इवेंचुअली इनिशियली वो स्टोरी अभी मैं आपकी ये बात से कुछ चीज़ों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे IPOs है जिसकी स्टोरीज आपके सामने लाई जाती है और फिर आपको टोपी पहनाई जाती है। तो बहुत अच्छा है प्रतीक जी ये चीज़। अभी मैं आपसे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि मेरे लोगों को ये जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि अभी आपके वॉच लिस्ट में कौन से स्टॉक है। ओके, सो अभी जैसे मैंने देखा लाइक रिसेंटली इंडस्ट्रियल कंपनीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आई थिंक वी शुड फोकस ऑन। व्हाई? अगेन इट इज़ अ ग्लोबल, लाइक अगर आप देखेंगे अभी वर्ल्ड के कौन से इंडेक्सेस 52 वीक हाई पे है? वो यूरोपियन कंट्रीज इंडेक्स आर 52 वीक हाई। सो लोग बोलते हैं कि यूरोप में वॉर चल रहा है वहाँ पे 52 वीक हाई चल रही है। सब इंडेक्सेस 52 वीक हाई पे है। उसका रीजन क्या है? अगर आप यूरोप के इंडेक्स जाके देखेंगे, इंडेक्स के कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल है। यूरोप इज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, राइट? आप आपकी BMW यूज करते हैं या जितने भी कार्स या जर्मनी इज नॉन फॉर द इंजीनियरिंग, तो यूरोप पूरा इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल है। तो वहाँ पे एक अलग ही टाइप का चेंज आया है आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर। दे वांटेड टू मेक दैट इंडस्ट्रीज वेरी पावरफुल एंड व्हाटएवर, राइट? दे वांटेड टू डू व्हाटएवर इट टेक्स। सो वो एक एनिमल स्पिरिट पैदा हुआ है और आज पूरे दुनिया के मार्केट गिरे हुए हैं जहाँ पे यूरोपियन इंडेक्सेस आर एट 52 वीक हाई और मे बी काफ़ी ऑल टाइम हाई है। सेम यूरोपियन इंडेक्स 20 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो 0 है। सो मे बी रशिया यूक्रेन वॉर हैज क्रिएटेड अ न्यू काइंड ऑफ एनिमल स्पिरिट इनटू द मे बी देयर पॉलिसी मेकर्स और व्हाट, बिकॉज आप US देखो स्ट्रगल कर रहा है, रेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज आर स्ट्रगलिंग, बट यूरोप की अगर आप देखें स्टॉक मार्केट तो वो कुछ अलग ही पिक्चर दिखा रहा है। जो हम स्टोरी सुनते हैं कि यूरोप इज इन प्रॉब्लम, but stock market is telling you some different thing, right? And I always believe stock market is always anticipate the things that we have not seen. कोई आप मेरे को इंडेक्स का चार्ट दिखाइए ना। I will show you. क्योंकि ये एंगल से मैंने कभी देखा नहीं चीजों को। मैं आपको दिखाता हूँ, you know, CAC, right? अब देखिए, वॉर यूरोप में है या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है? दिस इज अ CAC, राइट? आप देखो 2000 की साल है, ऑल टाइम हाई पे है अभी। ये फ्रांस का है, सेम वे FTSE। You look at the all indexes. तो भी अगर ये सब मार्केट, तो ये थीम है अगेन। ओके, मार्केट ऑलवेज थीम चलता है। क्यों कोविड के बाद IT स्टॉक चले? बिकॉज द लीडिंग सेक्टर, लीडिंग इंडेक्स जो सबसे पहले 52 के लगा था वो नास्डेक था। नास्डेक से सब कंपोनेंट IT है। तो यू सी द बिगेस्ट रैली इन इंडिया इन IT स्टॉक्स। सेम वे कोविड आया तो US में भी फार्मा सेक्टर चल रहा था, इंडिया में भी फार्मा सेक्टर चल रहा है। अभी अगर आप देखेंगे ग्लोबली, अगर टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स, अगर आप इंडेक्स जो हो तो उसको जाके सेक्टर्स देखो, तो सेक्टर्स क्या है? इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में भी क्या है? आप देखो आपके शेफलर, ABB, ऑल जितने भी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है या ऑटो एंसिलरी, ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। सो दैट इज वेयर यू शुड फोकस, राइट? कि वेयर बिग मनी इज चेजिंग। तो अभी आप बोल रहे हो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें ध्यान देना चाहिए, तो हमारे इंडिया में कौन से आ जाते हैं ये? जैसे आप ABB पकड़ लो, आप
अगर किसी को लार्ज कैप देखना है तो राइट, एबीबी हो गया, शेफलर हो गया, सीमेंस हो गया, देन यू लुक एट इंडियन प्लेयर्स लाइक यू नो, अभी जैसे जितनी भी पाइप्स कंपनियां बहुत अच्छी कर रही है, बिकॉज दैट पाइप कंपनी सप्लाइज टू द मेजर यूरोपियन एंड ऑल थिंग राइट, क्योंकि वहाँ पे ऑयल जितने भी इंडस्ट्रीज हैं। तो अभी इसमें स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें लोग? अगर मतलब मैं सिर्फ, मेरा भी डाउट है और मेरे हिसाब से इन लोगों का भी डाउट होगा, तो अभी आपने मेरे को सेक्टर बता दिया कि भाई इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो मुझे कौन से मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देना चाहिए? जैसे मैन्युफैक्चरिंग तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज आ जाती है, जैसे कैपेक्स होता है, हाँ, कैपेक्स मतलब खर्चा कर रही है यूरोपियन गवर्नमेंट से इंडिया पे, तो अब अगर आप इंडिया का जस्ट बजट का फाइन प्रिंट पढ़िए, तो गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा कहाँ पे फोकस किया है? गवर्नमेंट ने दो चीजों पे फोकस किया है जहाँ पे उन्होंने बजट बढ़ाया है और दे आर रेडी टू पुट वॉट एवर मनी इज रिक्वायर्ड। वन इज अ रेलवे एंड सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो रेलवे स्टॉक्स क्यों इतना कर रहे हैं? रेलवे स्टॉक्स की अगर आप देखेंगे ऑर्डर बुक, किसी को 5,000 करोड़ का ऑर्डर बुक मिला है, किसी को 6,000 करोड़ का, जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। सो दीज आर द ट्रिगर्स यू नो, कि अगर इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है, आप रेलवे का फाइन प्रिंट देखो बजट का, तो ये स्टॉक्स, ये सेक्टर्स पे फोकस किया हुआ है गवर्नमेंट ने। और आपको यहाँ पे भी आप देखो, आपके TWL, JW, आप रेलवे स्टॉक देखो, सब डूइंग गुड राइट। TWL का तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। सो आप देखो उसकी ऑर्डर बुक जाके राइट, सिंपल थिंग्स है, आपको ज्यादा फंडामेंटल समझने की जरूरत नहीं है। काफी लोग क्या है, पीपल डोंट रीड। अपने बजट का फाइन प्रिंट पढ़ने में आपको मैक्सिमम 30 मिनट लगेगा। आपकी गवर्नमेंट का फोकस कहाँ पे है? बिकॉज वेयर दे विल पुट मनी, तो वहां ही तेजी होगा ना। तो ये सिंपल थिंग्स है, दे आर फोकसिंग ऑन इंफ्रा करेंगे तो इंफ्रा के रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है राइट, दे आर डूइंग गुड। NCC देखो, आप L&T देखो, दे आर द टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन निफ्टी 50 राइट। अगर L&T को देखोगे, निफ्टी 500 में देखेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स वही दिखेंगे राइट। फिर आपकी स्टील कंपनी, स्टील ट्यूब्स जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाती है, वो कंपनियां बहुत अच्छा कर रही है। सो द पॉइंट इज, आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है कि क्या चीज़ है। अब बजट का फाइन प्रिंट जो आता है, अगर आप देखेंगे वो आधा घंटा लगता है फाइन प्रिंट पढ़ने में, बट उससे आपको एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि व्हाट इज हैपनिंग। आपने कनेक्ट किया कि US और UK और यूरोप में आप देखोगे तो वो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो मतलब इंडस्ट्रियल इज अ थीम। ग्लोबल इन्वेस्टर इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग को चेज कर रहे हैं, तो इंडिया में भी वो नहीं करेंगे ना डेफिनेटली। आप ABB देखो, ऑल टाइम हाई है, जहां आपका मार्केट स्ट्रगल कर रहा है राइट। सो दिस इज हाउ, बट अगेन यही फेज जब सेंटीमेंट, जब आपका मैक्रो और ये सब में आता है, तो मेरा कन्विक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो अभी आप मुझे पूछेंगे कि अगर 100 रुपया मेरे पास है, तो मैं अभी 25-30 रुपया ही लगाऊंगा, इतने ये थीम समझने के बाद भी, बिकॉज जो दूसरे दो फैक्टर है ना, वो मेरे अगेंस्ट है फॉर इंडिया स्पेसिफिक राइट। इंडिया में अगर करेंसी स्ट्रांग होता तो माई एलोकेशन विल बी मोर। सो द पॉइंट इज, यू शुड नो व्हेन टू पुट सो मच मनी एंड व्हेन नॉट टू पुट सो मच मनी। मतलब आपने सारी चीजों को कैलकुलेट किया, आप एक राइट वे में तो चल रहे हो, पर आप थोड़ा धीमा चल रहे हो अभी। अगर मार्केट में आपको साथ मिला तो आप और थोड़ा फास्ट चल रहे हो। तो अभी ऑड्स क्या हो रहे हैं विजय भाई, देखेंगे तो एक स्टॉक पैसा दे रहा है, 2-3 लेके जा रहे हैं। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो ज्यादा कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पैसा ऐसा बन नहीं रहा है जो बनना चाहिए, जो 2020-21 में बना, फिर 2016-17-18 की साइकिल में बना राइट। सो दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड, दैट यू शुड सेव योर एनर्जीज राइट। अपने स्टॉक मार्केट में एनर्जी क्या है? एक है मेंटल एनर्जी, जो हम सोचते हैं, और एक होता है कैपिटल। ये दो चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर राइट टाइम पे अगर आपके पास कैपिटल है बट मेंटल एनर्जी नहीं है, या मेंटल राइट फ्रेमवर्क नहीं है, तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास माइंडसेट राइट है बट पैसा नहीं है, तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। यू नीड 2 थिंग्स राइट एट राइट टाइम। सो उसके लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा राइट। आपको लगता है कि मैं सब कुछ कमा लूँ, ऊपर का टॉप भी ले लूँ, नीचे का बॉटम भी ले लूँ, आई थिंक दैट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आपको कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा, कि 20% ऊपर भी छोड़ना पड़ेगा, 20% नीचे भी छोड़ना पड़ेगा। देन अगर आपने बोला ना कि कैसे समझ आया, इससे भी और सिंपल करता है। चार्टिंग पे एक स्कैनर है, जैसे मैंने एक सिंपल बनाया, 20% स्टॉक जो लास्ट 22 दिन में, मतलब एक महीने में 20% से ज्यादा जो स्टॉक कितने बढ़े, उसको रोज या 20%, जो अपने को एक मार्केट हॉट है या कूल है वो दिखाएगा राइट। जब नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ जाते हैं 20%, तो समझ लो मार्केट बहुत गर्म है। तो ये जो स्क्रीनर है वो फ्री है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप यू कैन। तो ये बेसिकली मैं देखता हूँ 1 करोड़ से ज्यादा वॉल्यूम, मतलब टर्नओवर, मतलब 1 करोड़ वैल्यू नॉट वॉल्यूम, कि उसका टोटल 1 करोड़ से ज्यादा का ट्रेडिंग होना चाहिए वैसे स्टॉक। तो अपने को एक बेसिकली गुड स्टॉक्स का ही लिस्ट आया बाहर राइट। मतलब आपको 5000 स्टॉक में से कुछ 25-40 स्टॉक आ नहीं, ज्यादा आएंगे, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा टोटल वैल्यू का टर्नओवर हुआ हो राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये आपका मार्च में क्या हुआ था, आप देखो ये नीचे दिखाता है कि कितने स्टॉक्स उस दिन थे उस लिस्ट में। आप देखो कितना
सेंटीमेंट डप हो गया था। ये आप देखो, ये एक्सपांशन है। तो अभी आपके ब्रेकआउट्स वर्क करते होंगे, क्यों? क्योंकि आप कहाँ से आए हो? आप देखो, नीचे से आए हैं। नीचे से आए हो आप। सो आई लुक फॉर सच पीरियड्स फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, कि जब बाजार बहुत हॉट है तो यू स्टे अवे। तो अभी हॉट है फिलहाल? नहीं, अभी हॉट नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। ओके। अभी तो मोस्ट ऑफ द लोग डिसबिलीफ में है कि ये चलेगा नहीं चलेगा। तो अभी अगर आपको देखना है तो आप शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज देखो, राइट? कि जहां पे जब ऐसे सेंटीमेंट से पहला जंप आता है ना, उसके बाद मल्टीपल जंप आते हैं, देन एवरीबॉडी पार्टिसिपेट की पूरा हॉट हो जाएगा बाजार, कि इतने सारे ब्रेकआउट वर्क करेंगे कि आप बोलेंगे कि यार अब तो सब चल रहा है, राइट? सो अभी क्या है, आप ब्रेकआउट लेंगे तो भी आपको बहुत सारे फेलियर्स आ रहे हैं। सो ये एक इनिशियल फेज है कि बाजार गिर रहा था, देन सडनली मार्च 27, 28 जो क्लोजिंग बॉटम बना था, देन सडनली मेनी स्टॉक्स आर कमिंग इनटू दिस। तो ये लिस्ट भी मेरे को बता देता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। दूसरी चीज, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगेन जो डिस्कस है लिक्विडिटी, मतलब पैसा चाहिए बाजार में, तो 50 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा जिसमें टर्नओवर हुआ हो, वैसे कितने स्टॉक है? तो अगर आप मुझे 15 दिन पहले पूछते तो 2-3 स्टॉक भी मिलते नहीं थे। अच्छा। और अभी बहुत सारे स्टॉक्स आ रहे हैं, मतलब अभी ऑलमोस्ट 10-15 स्टॉक्स आ रहे हैं, राइट? तो दैट इज अ गुड सिग्नल कि मनी इज कमिंग इनटू द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म, राइट? सो दीज आर सिंपल थिंग। आप वही लिस्ट मेरे को 100 हो जाए या 50 हो जाए एग्जांपल, राइट? तो आपको समझ में आएगा कि यार ये तो बहुत है, राइट? क्या हो रहा है। तो ये सिंपल चीज है विजय भाई। टूल्स तो वही है, ब्रेकआउट करो, जहाँ पे कंसोलिडेशन है वहाँ पे देखो कहाँ लिक्विडिटी, मतलब वॉल्यूम ड्राई हो चुका है, देन यू लुक फॉर द ब्रेकआउट, जो फ्लैग ब्रेकआउट लोग प्ले करते, राइट? तो मेरे अकॉर्डिंगली वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एवरीबॉडी कैन डू इट, राइट? मतलब आपने तो उसके पीछे की साइकोलॉजी दिखा दी। अभी मैं ब्रेकआउट की क्या बात करूं, आप जो बता रहे हो वो क्यों होता है, वही है वो सारी चीज। तो मुझे ब्रेकआउट कब लेना है, हाँ, और मुझे ब्रेकआउट कब नहीं लेना है, तो ये सब चीजों से पता चलता है कि अभी ब्रेकआउट को चेज करने का टाइम नहीं है। बेसिकली ऑड्स नहीं है फेवर में। आप 10 ब्रेकआउट चेज करेंगे, 10 में से 2-3 में पैसा आएगा, रेस्ट तो अल्टीमेटली आप नेट टू नेट माइनस करके ही आएंगे। बट ये पीरियड में अगर मान लो एक्सपेंशन होता है तो आपको ब्रेकआउट 10 में से 8-7 में पैसा आएगा आपको। सो बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड इज इन योर फेवर। थैंक यू प्रतीक जी, आपने बहुत ही इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन दी। और मुझे ऐसा लगता है कि आज तक ऐसा पॉडकास्ट नहीं हुआ था जहाँ पे मैं पर्सनली मेरी बात करता हूँ, आप लोगों को तो आपको खुद बताना पड़ेगा कि क्या लगता है आप लोगों को। मुझे ऐसा लगता है कि आज तक मैंने इतना, मतलब मेरे लिए बहुत सारी नई चीज़ आई। हर पॉडकास्ट में 1-2 चीज़ मुझे समझती है, पर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं भी शांति से सुनूं, क्योंकि मेरे लिए बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट थे। जैसे आपने गूगल ट्रेंड्स का बताया, जैसे आपने मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में बताया, क्योंकि अगर वो सारी चीज़ों पे भी अगर मैं ध्यान दूँ तो अगेन मैं भी फिर वो ब्रेकआउट्स पे ज़्यादा पैसे लगाने का चालू करूँ और रुकूँ मैं थोड़े टाइम तक ऐसा। तो दैट इज़ वेरी गुड सर, थैंक यू, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी। अच्छा, अभी सर मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे है ना, बहुत सारे लोगों का ये मैसेज आता है कि सर हम लोगों को फुल टाइम ट्रेडर बनना है। तो क्या लोगों को फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहिए जॉब छोड़ के, और अगर बनना चाहिए तो क्या उनको क्या मतलब ध्यान में रख के बनना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंगली विजय भाई, फुल टाइम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, उसके लिए सबसे पहले आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मान लो जैसे मैंने जब शुरू किया तो आई डिड नॉट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रनिंग माई फैमिली और रनिंग द होम्स, बिकॉज फादर वॉज रनिंग इट, राइट? तो मैं कर पाया। बट काफ़ी लोग होते हैं, मुझे लगता है 25 या 30 या 35 के बाद ही स्टॉक मार्केट को थोड़ा सीरियसली हमारे वीडियोस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 35 से 45 साल के बीच में भी है। तो दे नीड अ बैकअप प्लान, राइट? कि एटलीस्ट उनके पास 3 साल अगर स्टॉक मार्केट से आपने कुछ भी नहीं कमाया, तब आप सोचोगे आपको फुल टाइम आना है या नहीं आना है। अदरवाइज मुझे लगता है कि अगर आपको फोर्स है कि आपको पैसा बनाना ही बनाना है, जब मार्केट का एनवायरमेंट ही पैसा बनाने के लिए नहीं है, तो आप ऐसी चीज़ें काफ़ी करोगे जो नहीं करनी चाहिए, और उसमें आपके पास जो कैपिटल है वो भी आप खो दोगे। तो बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस भी खो दोगे एंड कैपिटल भी खो दोगे। तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर किसी को नया इन्वेस्टिंग या फुल टाइम बनना है, तो जब पेसिमिज्म एक्सट्रीम है, जब नोबडी इज रेडी और आपके पास बैकअप है 2-3 साल का, देन कम इनटू द स्टॉक मार्केट। तो मे बी वो पूरी रैली में आपका जो कैपिटल जहाँ पे भी खड़ा है वहां से कुछ मे बी 3 गुना 5 गुना जो भी आपने नया बैकअप बना लोगे, नया बैकअप बना लोगे, देन खराब पीरियड भी आएगा तो यू हैव सम मनी, यू नो, तो यू कैन सर्वाइव, राइट? तो मतलब डायरेक्ट जॉब छोड़ के यहाँ पे एंटर होना, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज स्टॉक मार्केट में रेगुलर इनकम जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज मार्केट गिव्स यू इन
और जैसे बोलते हैं ना, पैरेटो का लॉ है, योर 80% थिंग्स विल नॉट गिव यू रिजल्ट, बट 20% जो एफर्ट्स है ना वही 80% रिजल्ट आपको देंगे। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसा है, अगर आप जर्नल बनाएंगे आपके ट्रेड्स की, तो ऐसे फ्यू ट्रेड्स होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे पूरा PL&L, प्रॉफिट एंड लॉस आपका पूरे साल का या पूरे महीने का या पूरे क्वार्टर का, राइट। सर मैं अभी आपने ये सब बताया ना, तो मेरे को एक चीज़ याद आई मेरे को। आप है ना सर, अगर किसी को कोई बुक रीड करनी हो, राइट, 1-2 या जो भी आप सजेस्ट करते हो, या फिर आप ऐसी कोई बुक सजेस्ट करो जिनसे लोगों की लाइफ चेंज हो सके। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा पता है आप बुक रीड करते हो, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप सही दे सकते हो। सो सबसे पहले चीज़ मुझे को लगता है रेमिनेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर, जो जैसे लिवरमोर आई थिंक बोलते हैं ट्रेडिंग के मतलब लीजेंड है। अगर आपने उनको नहीं पढ़ा है तो यू मिस्ड लॉट ऑफ विजडम इन अ ट्रेडिंग, राइट। तो वो एक बुक पढ़ना चाहिए, वो 100 ईयर्स पुरानी बुक है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जो 100 साल पहले होता था आज भी वही होता है। नथिंग हैज मच चेंज in terms of how people behave when panic comes, how people become so greedy. So things are same always. Then second is the trading in the zone, जो psychology बताती है like as a trader how you should behave. And the most important thing, right, मैंने जो read किया है वो है गीता। एवरीबडी शुड रीड गीता। जैसे जो अर्जुन को क्वेश्चन है जब वॉर चल रहा है, जो कृष्ण भगवान का जो इंटरेक्ट, यू लर्न अ लॉट थिंग, राइट, एज ए ट्रेडर। जहाँ उनमें एक कर्म अध्याय है, तो कर्म अध्याय में अर्जुन को कृष्ण भगवान कहते हैं कि भाई तुम्हारा कर्म क्या है। तुम्हारा कर्म है कि तुम्हारे पास जो भी स्किल है उसको तुझे युद्ध में यूज करना है। आउटकम क्या आएगा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। सो एज ए ट्रेडर भी वो हमें भी अप्लाई होता है कि हमारे पास जो भी टूल्स है, जैसे मैंने बताया मेरे पास जो सेंटीमेंट, तो ये टूल्स को यूज करके मुझे काम करना है। अब उसके बाद वो स्टॉक में पैसा बनेगा नहीं बनेगा, कितना बनेगा, वो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। बिकॉज जो चीज अपने कंट्रोल में नहीं है उस पर फोकस करके इट डज नॉट मेक एनी सेंस। सो दैट इज व्हाट आई बिगेस्ट लर्निंग ऑफ माई थिंकिंग फ्रॉम गीता इज जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। आप अपने काम को कैसे बेटर कर सकते हो, अपनी स्किल को कैसे बेटर कर सकते हो। तो कहते हैं ना अपने शास्त्र में है, जैसे ये मेरे को बहुत बड़ा मेरा रियलाइजेशन है लाइफ का, स्टॉक मार्केट में सबको पैसा बनाना है, कोई भी ऐसा नहीं आता है कि मुझे खोना है। बट अपने शास्त्र में देखेंगे कि सरस्वती, सरस्वती जहाँ है ना वहाँ लक्ष्मी जी आ जाते हैं। बट जहाँ लक्ष्मी जी है ना वहाँ सरस्वती आने की गारंटी नहीं है। तो सरस्वती मतलब क्या है, नॉलेज। कि आज आपके जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं तो वो सरस्वती को ही लेने आए हैं, राइट। उनको आज ये नहीं है कि पॉडकास्ट देख के उनको कुछ पैसा मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड विद्या लक्ष्मी, कि भाई उतनी ही सरस्वती लेनी है जिससे लक्ष्मी मिले, मतलब इतनी विद्या लेनी है जितनी लक्ष्मी मिले। दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। यू शुड ब्रॉडन योर माइंड। जैसे मैंने जब शुरू किया तो मुझे भी ये सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बट अगर मैं अपना माइंड ऐसे ही रखता तो मैं ये सब चीज़ें नहीं सीख पाता। बट आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल। जैसे आप स्टैनली ड्रकनमिलर को पढ़ो सब लोग, बट लाइक ही इज़ अ लीजेंड इन ट्रेडिंग, राइट। कि कैसे ट्रेड्स को बनाते हैं, कैसे ट्रेड्स को अपने फेवर में लाते हैं, कैसे वो रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हैं, देन दे बैट बिग, राइट। कि somebody who broke the Bank of England, right? Like he made the $1 billion in single trade. So you should learn that how these guys, do the trading, how they build their positions. And one book, I think, Market Wizard जो series है, I think that is very good. I think you see a different perspective about trading and investing. जहाँ से आपको different type के traders है। तो बोलते हैं ना होली ग्रेल जैसा कुछ है नहीं। Everybody has a different psychology. मुझे लगता है कि सबको अपने psychology के accordingly process ढूंढना चाहिए। अगर मान लो आप पैसिव, मतलब आपके नेचर है कि भाई आपके कुछ बहुत एक्टिविटी नहीं चाहिए और आप इंट्राडे में चले जाओगे तो नहीं बनेगा। तो दैट विल नॉट शूट योर नेचर। आपके नेचर को क्या शूट करता है, यू हैव टू फाइंड दैट थिंग इन मार्केट के पास सब ऑप्शन है, बट आपको क्या शूट करता है, दैट शुड बी यू शुड फोकस ऑन, राइट। थैंक यू सर, आपसे बात करके और ये सारी चीज़ों को समझ के मुझे बहुत मज़ा आया। आई विश आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। और प्रतीक जी का ट्विटर हैंडल और प्रतीक जी का एक यूट्यूब चैनल भी है जो बहुत इनएक्टिव है। मैं आज इनको सबके सामने बोलूँगा कि प्लीज़ सर आप एक्टिव हो, बिकॉज ऐसा नॉलेज अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पे भी रेगुलरली दोगे तो लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। और कुछ टाइम के लिए ना ऑडियंस बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, पर वंस यू विल मेक योर ऑडियंस तो आपको और मजा आएगा। तो मैं वो दोनों लिंक आप लोगों को यहाँ पे डाल दूंगा। सर ने जो भी बुक्स के बारे में बोला है उसकी भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड बस यही चीज़ है। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। देखो मेरा काम है आप लोगों के साथ इंडस्ट्री के जो भी बेस्ट लोग हैं, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी अपनी स्ट्रैटेजी से काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें शेयर करना। आपका काम ये है, जैसे सर ने बताया, कि आपको जो सूट होता है आप उसको फॉलो करो। आपको यहाँ पे एक आइडिया मिल सकता है, क्योंकि जब एक 15-16 साल का एक्सपीरियंस वाला आदमी बोलता है तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई अगर आप अभी जो लाइफ में कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, वो सही है या गलत है।
अगर वो सही है तो कंटिन्यू करो, अगर गलत है तो इसमें से नॉलेज लेके कुछ सुधार के आप चेंज करो। तो बस ठीक है सर, यही चीज़ थी और मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए आज यहाँ पे और आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को भी थैंक यू देखने के लिए। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। Thank you Vijay bhai for giving me opportunity to share my journey. Thank you. Thank you.